हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ टू नोट्स। हम लोग काफ़ी दिनों के बाद फिर से मिल रहे हैं और आज हम लोग काफ़ी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल पर बात करने वाले हैं जो कि इंडियन एक्सप्रेस में आया था। और इसमें बेसिकली बात हम लोग करने जा रहे हैं ईयू और इंडिया के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है उसमें एक प्रॉब्लम आ रही है और वो है प्रॉब्लम कार्बन की। अब ये कार्बन की प्रॉब्लम क्या है, तो आज हम लोग अपने इस लेक्चर 3 में इसी पर बात करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट। पहले हम लोग देखेंगे कि ये बेसिकली सीबीएम होता क्या है। तो सीबीएम का बेसिकली फुल फॉर्म होता है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ये एक मैकेनिज्म है जो कि ईयू फॉलो करता है। और देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको हिंदी में भी ये सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी, बट मैं आपको इन सारी चीज़ों को इंग्लिश में ही बताना चाहता हूं ताकि आप खुद से न्यूज़पेपर पढ़ने की आपकी हैबिट बने और जो भी उसमें जो टेक्निकल टर्म्स यूज़ होते हैं उससे भी आप परिचित हो सकें। तो इसीलिए मैं यूज़ तो हिंदी इंग्लिश करूँगा, बट आपके सहूलियत के लिए आपको ये सारी चीज़ें हिंदी में भी उपलब्ध होंगी। इसमें हम लोग अभी देख रहे हैं सीबीएम क्या होता है। तो सीबीएम एक ईयू का एक मैकेनिज्म है जिसका फुल फॉर्म है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। इसकी शुरुआत ईयू ने किया है अपने फिट फॉर 55 कैंपेन के तहत। अब ये फिट फॉर 55 कैंपेन क्या है, तो देखिए, हम सबको ये बात पता है कि अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है यानी आर्थिक विकास हम लोग करते हैं तो कहीं ना कहीं एनर्जी का हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। लाइक अगर आप कोई फैक्ट्री लगाते हैं तो फैक्ट्री लगाएंगे तो उसमें एनर्जी यूज़ होगी, और एनर्जी यूज़ होगी तो अगर कन्वेंशनल तरीके से देखा जाए तो हम लोग कार्बन का यूज़ करेंगे यानी कि कोल वगैरह का यूज़ होगा। और कोल का यूज़ होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में आएगा, यानी कि कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होगा। और जितना ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होगा उतना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज होगा। तो अगर कन्वेंशनली देखा जाए यानी पारंपरिक तौर से देखा जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि जितना आर्थिक विकास होगा उतना ही ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होगा और उतना ही क्लाइमेट चेंज के होने की संभावनाएं होंगी। अब इसी चीज को कम करने के लिए पूरी दुनिया अपने तौर तरीकों से या UNFCCC के माध्यम से क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए अपनी अपनी कोशिश कर रही है। इसी के तहत यूरोपियन यूनियन ने अपना कैंपेन चलाया है फिट फॉर 55 पैकेज। अब इसमें क्या कहते हैं वो कि दैट दे एम्ड एट रिड्यूसिंग नेट ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय 55% बाय 2030। यहां पर उनका कहना है कि वो यहां पर एक चीज नहीं लिखी हुई है और वो है कि ये जो कार्बन जो नेट ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करने की बात हो रही है, रिड्यूस करने की बात, वो किस लेवल से हो रही है यानी कि किस ईयर के लेवल से हो रही है, तो वो हो रही है 1990 के लेवल से। तो इसका बेसिकली मतलब क्या हुआ? ये कहना चाह रहे हैं कि अगर 10,000 यूरो अर्न करने के लिए इन लोगों ने अभी तक अगर मान लेते हैं 100 टन ग्रीन हाउस गैस का एमिशन किया यानी कि कार्बन का एमिशन किया, तो और ये लेवल इन लोगों ने लिया है 1990 का। अगर 1990 में 10,000 यूरो अर्न करने के लिए इन लोगों ने 100 टन कार्बन का एमिशन किया तो 2030 तक इन लोगों का टारगेट है कि यही 10,000 यूरो अर्न करने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ 45 टन कार्बन का एटमॉस्फेयर में एमिशन करेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि अगर कार्बन का एमिशन हम कम कर रहे हैं इसका मतलब हम लोग ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हम लोग ग्रीन एनर्जी का यूज कर रहे होंगे। ये दुनिया में सभी देश
अपने अपने लेवल पर इस चीज़ पर काम कर रहे हैं, भारत देश भी इसी पर काम कर रहा है। ये फिट फॉर 55 पैकेज के तहत यूरोपियन यूनियन ने ये 2030 तक का टारगेट लिया हुआ है। देखिए, मेरी राइटिंग आपको थोड़ी दिक्कत दे रही होगी, बट ट्राई टू मैनेज इट। मैं पेन टैब पर लिख रहा हूँ, इसलिए थोड़ी राइटिंग में डिफरेंसेस होंगे, बट आपको क्वालिटी के साथ कोई भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ देखने को नहीं मिलेगा। बेहतरीन तरीके से मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है। और हाँ, मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि आप इन सभी चीज़ों को नोट्स, इसका मतलब सभी चीज़ों को अपनी कॉपी में नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा, नहीं तो आपका करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें नहीं रहेंगी। तो पहली बात तो ये रही कि इसका ओरिजिन क्या है, CBAM का। अब देखिए, ये यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि FTA में हमारा और यूरोपियन यूनियन का जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो इसी जगह पर आ रही है, इसी CBAM मैकेनिज्म के कारण आ रही है। वो मैं इस पर आगे चर्चा करूंगा। अब हम लोग बात करते हैं इसके मैकेनिज्म पर, इसका प्रोसेस क्या है। तो बेसिकली इट मिरर्स द EU's एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम, और इसके तहत importers buy carbon certificate corresponding to the carbon price that would have been paid if the goods had been produced under EU carbon pricing rules. So आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, आपको ये सारी चीज़ें हिंदी में भी मिल रही होंगी। मैं यहाँ पर भी डिस्कशन कर दूँ तो यह व्यवस्था EU के एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम के तहत ही काम करती है। EU में आयात किए जाने वाले उत्पादों के लिए आयातकों को कार्बन सर्टिफिकेट खरीदने होंगे, और इन सर्टिफिकेट की कीमत उतनी ही होगी जितनी कीमत EU में उसी उत्पाद के उत्पादन पर कार्बन टैक्स, कार्बन मूल्य के रूप में चुकानी पड़ती है। बात यहीं पर है। ये चीज़ें आपको हो सकता है इस लाइन से समझ में नहीं आ रही हो, मैं आपको इसको और क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर बेसिकली एक मैकेनिज्म है, और उस मैकेनिज्म का नाम है एमिशन ट्रेडिंग मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म बेसिकली सबसे पहले क्योटो प्रोटोकॉल के तहत आया था। अब इस मैकेनिज्म के तहत होता क्या है कि मैं इसको एमिशन ट्रेडिंग मैकेनिज्म बता रहा हूं आपको। यूरोपियन यूनियन के तहत जो ये मैकेनिज्म चल रहा है, मैं पहले उस पर चर्चा कर रहा हूं। तो यूरोपियन यूनियन में मान लीजिए कि 2 कंपनीज हैं, और दोनों कंपनीज को टारगेट दिया गया कि आपको 10 बिलियन टन कार्बन के एमिशन को कम करना है। अब किसी कंपनी ने 12 टन कम कर लिया। मान लीजिए कि अगर टारगेट वीक का मिलता है या मंथ का मिलता है, जो भी टारगेट मिलता है, अगर ये टारगेट उन्होंने अचीव कर लिया, 10 टन का टारगेट मिला था कार्बन एमिशन कम करने का, और उन्होंने 12 टन एमिशन को कम कर दिया, यहां पर उनके पास 2 टन का कार्बन सर्टिफिकेट होगा। और ये कार्बन सर्टिफिकेट जो कंपनीज अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगी, वो कंपनीज इस सर्टिफिकेट को खरीदकर अपने टारगेट को पूरा कर सकती हैं। यहां पर बेसिकली एक तरह से ये मैकेनिज्म है जिसमें कि कार्बन का व्यापार हो रहा है, और जो कंपनीज एक्स्ट्रा कार्बन के एमिशन को कम कर रही हैं उन्हें उसका रिवॉर्ड मिल रहा है, और जो कंपनीज नहीं पूरी कर पा रही हैं उन्हें पेनाल्टी भी मिल रही है। आप एक तरह से कह सकते हो कि यहां पर अगर कोई कंपनी जो अमाउंट उन्हें दिया गया है, अगर उससे अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पा रही हैं, तो उन्हें एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है, और यह टैक्स होता है कार्बन टैक्स। अब इससे प्रॉब्लम क्या आती है कि जो भी यूरोपियन यूनियन के अंतर्गत जो भी कंपनीज काम करेंगी, उन्हें टैक्स तो ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि अगर उन्होंने अपने उस अमाउंट को, लिमिट को अगर वो नहीं अचीव कर पाए, उन्हें उसके लिए जो है टैक्स देना होगा, और उसके कारण होगा क्या, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर कोई कंपनी यूरोप में अपना फैक्ट्री जो है एस्टैब्लिश करती है, तो उस फैक्ट्री को 2 कारण से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उसकी बढ़ जाती है। पहला, एक तो उन्हें ग्रीन एनर्जी यूज़ करनी होगी अगर उन्हें टारगेट अचीव करना है। ग्रीन एनर्जी भी अपने आप में आज के टाइम पर एक्सपेंसिव है। तो
एक तो उसके कारण उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऊपर जा रही है, दूसरा अगर वो अपने टारगेट को अचीव नहीं करते हैं तो उन्हें दूसरी तरीके से कार्बन टैक्स देकर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ानी पड़ती है। सो इन दोनों चीज़ों के कारण जो यूरोप में जितनी भी कंपनीज हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ रही है। अब ऐसे में अगर कोई कंपनी सपोज करिए भारत जैसे देश में काम कर रही है, कोई फैक्ट्री, सो उसे तो वो ये कार्बन CBAM के तहत वो आते नहीं है, और अगर वो नहीं आएंगे तो उन्हें कार्बन टैक्स देना नहीं होगा। और यहां से अगर भारत से कोई चीज यूरोप में एक्सपोर्ट होगी तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट चूंकि कम होगी, इसलिए वहां पर उसकी सेलिंग प्राइस भी क्या होगी, कम होगी। तो ऐसे में यूरोप में ही बनने वाला सामान महंगा होगा और भारत में बनने वाला सामान सस्ता हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कम होगा तो लोग उसको खरीदेंगे, तो भारत के सामान ज़्यादा सेल होंगे एज कंपेयर टू यूरोप में ही बनने वाले सामान। सो इसी चीज़ को बैलेंस करने के लिए यूरोपियन यूनियन ने एक कार्बन सर्टिफिकेट प्रोग्राम लाया। आप इसको बेसिकली कह सकते हैं कार्बन टैक्स। यूरोपियन यूनियन ने उन क्षेत्रों यानी उन कंपनीज के लिए भी लगा दिया जो यूरोप से बाहर काम कर रही हैं। सो ये अभी 1 जनवरी से इन लोगों ने लागू किया है यूरोपियन यूनियन ने, और इसके तहत अगर कोई कंपनी जो कि यूरोप से बाहर है, मान लेते हैं कि भारत में ही है, तो अगर वो कंपनी इंपोर्ट करती है कोई भी सामान यूरोप में और वो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन करके बनी हुई वो प्रोडक्ट है, सो ऐसे में उसको भी कार्बन का टैक्स देना होगा। सो यही बात यहां पर लिखी हुई है दैट इंपोर्टर्स बाय कार्बन सर्टिफिकेट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द कार्बन प्राइस दैट वुड हैव बीन इफ द गुड्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड अंडर EU कार्बन प्राइस रूल्स। एग्जैक्टली यही बात है। तो यहां पर अगर यूरोप से बाहर कोई सामान बन रहा है तो उसे भी कार्बन टैक्स देना होगा। अब इससे जो है इसका पर्पस क्या था, टू इक्वलाइज द प्राइस ऑफ कार्बन बिटवीन डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। ये बेसिकली बात मैं यूरोपियन यूनियन की कर रहा हूं। तो टू इक्वलाइज द प्राइस ऑफ कार्बन बिटवीन डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्ट्स, प्रिवेंटिंग कार्बन लीकेज। अब ये कार्बन लीकेज क्या है? तो कार्बन लीकेज का मतलब होता है शिफ्टिंग प्रोडक्शन टू कंट्रीज विद वीकर क्लाइमेट पॉलिसीज। तो यहां पर बेसिकली यूरोपियन यूनियन को एक इससे खतरा था कि जो फैक्ट्रीज यहां पर लगी हुई हैं और अगर वो फैक्ट्रीज मान लीजिए कि कोई कंपनी ए है और उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर यूरोप में ज़्यादा होगा, सो वो ये ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो कंपनी भारत जैसे देश में आ जाए या किसी और देश में जाए जहां पर क्लाइमेट पॉलिसीज बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है। सो वहां पर वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उसकी कम हो जाएगी और फिर वो उसको इंपोर्ट कर दें। सो इसी लीकेज को बचाने के लिए उन लोगों ने यूरोप ने बाकी जगहों से आने वाली जो भी इंपोर्ट यूरोप करेगा उस पर भी उसने एक कार्बन टैक्स जैसी चीज लगा दिया है, जिसको कार्बन सर्टिफिकेट जैसा नाम दिया गया है। तो ये तो रहा CBAM है क्या। तो इसी को कहा जाता है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। एग्जैक्टली इस चीज को यूरोप फॉलो कर रहा है। जो सामान यूरोप में बाहर से यानी कि जो उसे वो इंपोर्ट करेगा उसके लिए मैकेनिज्म लगाया जा रहा है। अब बात आती है कि इसमें भारत के लिए क्या क्या कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो पहली तो है स्टील एंड आयरन, दूसरी है एल्युमिनियम, तीसरी है सीमेंट, चौथी फर्टिलाइजर्स, इलेक्ट्रिसिटी और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मीन्स आप कह सकते हैं जो ग्रे हाइड्रोजन होता है और ब्लैक हाइड्रोजन है उससे संबंधित है, यानी कि जो हम लोग हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन एनर्जी, लेकिन हम लोग कोयले को जलाकर ही हाइड्रोजन गैस क्रिएट हो रही है। सो वो भी आप कह सकते हैं कि ग्रीन हाउस गैस ही एमिट कर रही है। यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन नहीं है, ध्यान रखने वाली बात ये होगी। सो अब ये सारे के सारे सेक्टर भारत में ग्रीन हाउस गैस एमिट करते हैं और अगर ये यूरोप गए तो इन्हें कार्बन टैक्स भी देना होगा। सो यहां पर प्रॉब्लम आती है वो है WTO से रिलेटेड। सो WTO बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसके तहत जो भी देश
इसके सदस्य होते हैं उन्हें डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी अपने यहाँ जो भी प्रोडक्ट निर्मित हो रहे हैं, जो भी उत्पाद निर्मित हो रहे हैं, और बाहर से आने वाले यानी इंपोर्टेड आइटम्स के बीच में बिल्कुल भी सेम ट्रीटमेंट करना होता है। सो आप इंपोर्ट को किसी भी तरीके से डिस्करेज नहीं कर सकते हैं। ये डब्ल्यूटीओ का जो मेन प्रिंसिपल है वो इसी बात को कहता है। तो सीबीएम के तहत यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के तहत अगर यूरोपियन यूनियन एक्स्ट्रा कार्बन टैक्स लगाता है किसी दूसरे देश पर, सो ये एक तरह से आप डब्ल्यूटीओ का जो उसका बेसिक प्रिंसिपल है उसका आप कंप्लायंस उसके अकॉर्डिंग आप काम नहीं कर रहे हैं। तो एक तो प्रॉब्लम है ये। दूसरी प्रॉब्लम आती है सीबीडीआर प्रिंसिपल। सो सीबीडीआर प्रिंसिपल बेसिकली जो बेसिक कंट्रीज थी, बेसिक कंट्रीज का अगर आप इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना। सो ये कंट्रीज चूंकि डेवलपिंग कंट्रीज थी जब क्योटो प्रोटोकॉल आया था, बेसिकली सीबीडीआर प्रिंसिपल कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये प्रिंसिपल आया ही था क्योटो प्रोटोकॉल के तहत। और इस प्रोटोकॉल के तहत जो डेवलपिंग कंट्रीज थी उनका यह मानना है कि डेवलप्ड कंट्रीज ने ग्रीन हाउस गैस का एमिशन चूंकि ज़्यादा किया है, उनके यहाँ डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है और इनफैक्ट अब वो डेवलप्ड हैं, सो उन लोगों ने डेवलप होने के लिए ग्रीन हाउस गैस का एमिशन पहले ही बहुत ज़्यादा कर लिया है और अपनी बेसिक नीड्स को उन लोगों ने फुलफिल भी कर लिया। सो अब वो इस चीज़ को लेकर सक्षम है, उनके यहाँ टेक्नोलॉजी भी है, उनके यहाँ फंड भी है, सब कुछ है, जिस कारण से वो ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कम कर सकते हैं। लेकिन अगर डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात किया जाए सो वहाँ पर अभी भी बेसिक नीड्स की एनर्जी की ज़रूरत है, अपने जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसके लिए ही ऊर्जा की आवश्यकता है। सो अगर अभी हम लोग ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कम करने के लिए कोई टारगेट वगैरह हम लोगों ने अगर लिया, सो इससे हमारे यहाँ का डेवलपमेंट रुकेगा और हम लोगों के यहाँ जो गरीबी है या ये भी हम लोग दूर नहीं कर पाएंगे। तो ये डेवलपिंग कंट्रीज़ ने इस बात को लेकर क्योटो प्रोटोकॉल में काफ़ी जो है इस पर चर्चा किया था और इसके तहत ही डेवलप्ड कंट्रीज़ को एक बाइंडिंग टारगेट मिला था और जो नॉन बाइंडिंग टारगेट थे वो थे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। सो यहां पर कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिर्फ एक ही मतलब है, जिसका जितना योगदान उसकी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर डेवलप्ड कंट्रीज ने ज़्यादा योगदान दिया है तो उन्हें अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अधिक जिम्मेदारी निभानी चाहिए। सो ये बेसिकली आपको पता होगा UNFCCC के तहत जो है सारी चीज़ें की जाती हैं। तो इट इज़ अंडर द UNFCCC एज इट पेनलाइजेज द डेवलपिंग नेशंस। तो दूसरी प्रॉब्लम तो यह है कि सीबीडीआर प्रिंसिपल के तहत आप दूसरे देश को जो है मजबूर कर रहे हैं कि ग्रीन हाउस गैस का एमिशन वो कम करे, नहीं तो हम अपने देश में अगर उस सामान को मंगाएंगे तो हम उसके लिए कार्बन टैक्स लगाएंगे। तो एक तो प्रॉब्लम यहाँ पर भी आ रही है। तीसरी प्रॉब्लम है कार्बन गैप। सो यहाँ पर ये जो भारत जैसे देशों के लिए जो समस्या है वो ये है कि अगर हम लोग कार्बन टैक्स दे रहे हैं तो वो कार्बन टैक्स जो है वो हम लोग यूरोपियन यूनियन को दे रहे हैं। सो यहाँ पर अगर भारत ही कोई ऐसा टैक्स ले आ दे जैसे नेशनल कार्बन टैक्स, मीनिंग इंडियन एक्सपोर्टर्स करेंटली पे द फुल टैक्स टू द EU। सो अगर हमारे यहाँ कोई टैक्स होगा तो उस टैक्स से इनकम इंडियन गवर्नमेंट की होगी। अभी हम लोग अगर कार्बन टैक्स CBAM मैकेनिज्म के तहत दे रहे हैं या देंगे तो वो जाएगा यूरोपियन यूनियन के पास। सो हम लोगों को इसका दो गुना नुकसान होगा, यानी दो तरफ से नुकसान होगा। एक तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ेगी हमारे यहाँ की जो भी चीज़ें जो एक्सपोर्ट हो रही हैं, और दूसरा जो टैक्स दिया जा रहा है वो भी यूरोपियन यूनियन को दिया जा रहा है, ना कि इंडिया के रेवेन्यू में वो मनी आएगा। सो ये ही कार्बन गैप भी इसी बात को कह रहा है। सो ये तो CBAM मैकेनिज्म के तहत भी कहा गया है कि अगर कोई देश अपने देश में कोई नेशनल कार्बन टैक्स लाता है तो यूरोपियन यूनियन उससे टैक्स नहीं लेगा। सो इसीलिए ये कार्बन गैप की बात किया गया है और इसके तहत नेशनल कार्बन टैक्स को भी प्रोत्साहित किया गया। तो
CBAM का प्रभाव देखा जाए तो वो सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा स्टील एंड एल्युमिनियम इंडस्ट्री पर, क्योंकि हम लोग इसे यूरोपियन यूनियन को बहुत अधिक जो है अमाउंट में एक्सपोर्ट करते हैं। सो यहाँ पर ये तो प्रॉब्लम आएगी हम लोगों को। दूसरा जो है ये प्रोडक्शन रूट्स की बात है। सो इसे आप समझने की कोशिश करिएगा दैट द टैक्स इज हायर फॉर ब्लास्ट फर्नेस, बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस। ये हम लोगों का जो ट्रेडिशनल तरीका है जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा कोयला यूज़ करते हैं स्टील वगैरह मैन्युफैक्चरिंग में, तो उसमें हमें ज़्यादा टैक्स देना होगा। दूसरा, अगर हम इलेक्ट्रिक या ग्रीन एनर्जी का ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ करते हुए अगर हम लोग स्टील मैन्युफैक्चर करते हैं तो हम लोगों को कम टैक्स देना होगा। सो इसमें ये भी प्रोसीजर है। सो यहाँ पर बेसिकली वो बात ये करना चाह रहे हैं कि अगर जैसा कि यूरोपियन यूनियन ने अपने देश में एक परमिसिबल लिमिट बनाई है कि इतना ही ग्रीन हाउस गैस का एमिट कोई कंपनी कर सकती है, अगर उससे ज़्यादा करती है तो उसे जो है कार्बन सर्टिफिकेट जो है खरीदना होगा। सेम वही प्रोसीजर वो दूसरे देशों के साथ भी लागू कर रहे हैं और उनका कहना है कि जो परमिसिबल लिमिट है हम उतने ही ग्रीन हाउस गैस एमिट होने वाले प्रोडक्ट्स को जो है इंपोर्ट करेंगे। अगर वो ग्रीन हाउस गैस का एमिट ज़्यादा करेंगे तो उन्हें हमारे यहाँ इंपोर्ट करने के लिए एक्स्ट्रा कार्बन टैक्स देना होगा। तो अगर वो जो है हाई कोल यूज़ करके बना होगा तो अधिक कार्बन टैक्स देना होगा, और अगर वो इलेक्ट्रिक या ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ करके बना होगा तो कम देना होगा। तो एक तो ये भी जो है हमारे लिए प्रभाव हमें उत्पन्न करेगा। तीसरा, MSMEs, क्योंकि जो हमारी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज होती हैं उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी, उन्हें मॉनिटर करना होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि कितना ग्रीन हाउस गैस का एमिट किया गया है किसी कंपनी के द्वारा, इसे जो है मॉनिटर करना भी अपने आप में एक टफ जॉब होती है, तो इसे भी करना होगा। दूसरा, उसे रिपोर्ट करना होगा, और तीसरा, उसे EU सर्टिफाइड जो भी कंपनीज होंगी उनसे वेरीफाई कराना होगा। सो ये एक उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगा, एक्स्ट्रा बर्डन आएगा, जो हमारे MSMEs के जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसको बढ़ा सकता है। तो ये आपको सारी चीज़ें इस EU और इंडिया के बीच में जो हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहे हैं उसमें एक कार्बन से रिलेटेड एक इशू आ रहा है। होपफुली ये इशू जल्द ही सॉल्व हो जाएगा और हम लोग यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर पाने में सक्षम होंगे। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन जो भी चीज़ें PDF में दी हुई है उसे अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश में नोट डाउन कर लें, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप हिंदी में लिख लें। सो इसको अगर आप लिखे हुए होंगे सो आपका एक प्रॉपर नोट्स न्यूज़ से रिलेटेड तैयार हो जाएगा। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी। थैंक यू वेरी मच।